स्वास्थ्य के जागरूकता की पाठशाला है और आरसीएम के जो 3 उद्देश्य हैं, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण, उसमें पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा को ही रखा गया है। क्योंकि अगर स्वास्थ्य हमारा सही है तो सब कुछ सही है। अगर हमारा स्वास्थ्य ही बिगड़ गया, अगर हम अस्वस्थ हो गए, तो दुनिया फिर बेकार लगती है, कुछ अच्छा लगता नहीं है। अगर हम कहते हैं, जब हम किसी के सामने मुंह लटकाए जाते हैं तो सामने वाला पहचान लेता है और कहता है, लगता है तुम बीमार हो क्या। मतलब उसकी स्वास्थ्य को उसके चेहरे से झलकता है, उसकी बीमारी उसके चेहरे से झलकती है। यदि आप स्वस्थ हैं, आपका चेहरा बताएगा कि आप स्वस्थ हैं। अगर आप बीमार हैं तो आपका चेहरा बताएगा कि आप बीमार हैं। आप लाख छिपा लीजिए, सामने वाला पहचान जाएगा, कहेगा कि लगता है आप बीमार हो क्या। और इस तरह की वो बातें करते हैं। इस शरीर में जो हमारा हेल्थ की परिभाषा है, जो WHO और हमारे यहाँ के ऋषि मुनि आयुर्वेद शास्त्रों में जो वर्णन किए हैं, उसमें स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य को नहीं माना गया। वो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, वैचारिक, सारे, जब हमारे चारों तरफ से हम स्वस्थ हो। WHO कहता है, हेल्थ इज फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। केवल बीमारी का न होना स्वास्थ्य नहीं है। केवल हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, इससे हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं कह सकते। हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं यदि, और हमारा मन खराब है, हम लोगों से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, छल कपट करते हैं, ये सारी चीज अगर कर रहे हैं तो भी हम स्वस्थ नहीं। हमारी वैचारिक व्यवस्था कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं। अगर लोगों के लिए हमारी भावनाएं पवित्र हैं, लोगों के प्रति हम अच्छा सोच रहे हैं, तो समझिए कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हैं। हमारी भावनाएं कैसी हैं, इन सारी चीजों को जब मिला के, आप बहुत पैसे कमा रहे हो लेकिन आपको कोई पसंद नहीं कर रहा, आपका कोई सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, तो आप स्वस्थ नहीं है। ये अपने आप को देखने की जरूरत है कि हमको लोग लाइक कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे हैं तो हम स्वस्थ हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो केवल फिजिकल फिटनेस या मेंटल फिटनेस से हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं कह सकते। लेकिन आजकल लोग जब शारीरिक रूप से परेशान होते हैं या कोई मेंटली कोई दिक्कतें होती हैं, तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारे हमारे देश में धारणा है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। स्वस्थ व्यक्ति अपने आप को ये नहीं मानता कि हम स्वस्थ हैं, कभी हम बीमार हो सकते हैं, ये कभी वो चिंता नहीं करता। भाई आज हम स्वस्थ हैं, कल भी हम अगर स्वस्थ रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज हमारे शरीर में कोई व्याधि नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, कल भी हमारे शरीर में कोई रोग ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज जो देश में इतनी ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं, जितनी भी ज्यादा बीमारियां हैं, ज्यादा से ज्यादा लगभग 70% बीमारियां भोजन से हो रही हैं, हमारे खान पान से हो रही हैं। और भोजन ही हमारी बीमारी का कारण है। भोजन से ही बीपी की बीमारी बढ़ रही है, लोगों के कोलेस्ट्रॉल जम रहा, हार्ट में कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो रही है। भोजन से ही लोगों को थायराइड हो रहा है, आयोडीन की कमी हो जाती है, थायराइड होता है। भोजन से ही डायबिटीज हो रही है, लोग खा के सोते हैं, टहलते नहीं हैं, लोगों ने काम करना बंद कर दिया, लोगों को पसीना नहीं निकलता। धीरे धीरे ये बीमारियां हमारे शरीर में घर कर रही हैं। तो भोजन से ही ये सारी बीमारियां हैं, भोजन ही हमारे बीमारी का कारण होता है। जो हम भोजन करते हैं, उनके ऑक्सीडेशन के द्वारा बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में निर्मित होते हैं। वो टॉक्सिन्स हमारे शरीर के ऑर्गन्स में जाके जम जाते हैं,
कुछ टॉक्सिन हमारे आंखों में जमते हैं तो मोतियाबिंद बना देते हैं, हमारे आंखों की रोशनी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, रेटिना के सेल्स हमारे डैमेज होने लगते हैं हमारे मोबाइल चलाने से, लैपटॉप यूज करने से, सूर्य के प्रकाश से, हमारे गाड़ी की रोशनी से, इन सारी चीजों से हमारे आंख डैमेज होती है, फ्री रेडिकल्स निकलते हैं आंखों में, वो टॉक्सिन्स हमारी आंखों में जाके जम जाते हैं, हमारे खराब खान पान के कारण हमारे ब्रेन में टॉक्सिन्स जमते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को चक्कर आने लगता है, ब्रेन में ट्यूमर डेवलप होने लगता है, ब्रेन में गांठ पड़ जाती है। वही टॉक्सिन जब हमारे हार्ट में जाते हैं और हार्ट की हमारी कोरोनरी आर्टरी में जाके चिपक जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के रूप में, ट्राइग्लिसराइड के रूप में, तो हार्ट में ब्लॉकेज पैदा करते हैं, कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है, जिस कारण से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, भविष्य में स्ट्रोक की समस्या, ब्रेन हेमरेज की समस्या हो सकती है। और हार्ट के लिए फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, एंजियोग्राफी कराते हैं, ईसीजी कराते हैं, पता चलता है कि हार्ट की, हर आदमी की आर्टरी ब्लॉक होती है, लेकिन किसी की 20% है, किसी की 30% है, किसी की 40% है। अभी ब्लॉकेज का रेशियो उतना ज्यादा नहीं है, और यदि हम समय रहते उस ब्लॉकेज को बढ़ने न दें, 20% में उसको रोक दें, किसी की 40% ब्लॉक है उसमें ही रोक दे, तो 70 और 80 और 90% ब्लॉकेज नहीं होगा। जब तक ये हमारा हार्ट की आर्टरी 80 और 90% ब्लॉक नहीं हो जाती, तब तक ब्लॉकेज के लक्षण हमारे शरीर में दिखते ही नहीं है। हमको हाफी नहीं आती, हमारा बीपी नहीं बढ़ता, हमको घबराहट नहीं होती, बेचैनी नहीं होती, चेस्ट पेन नहीं होता, सिर में चक्कर नहीं आता। ये जब ज्यादा बढ़ जाता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब दिखाते हैं तो डॉक्टर हमारा एंजियोग्राफी करता है और कहता है कि आपकी आर्टरी 90% ब्लॉक है, अब आपको स्टेंट डलवाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब स्टेंट मत डालिए, दवाई से काम चला दीजिए। डॉक्टर बोला नहीं, वो आर्टरी इतनी ज्यादा जाम हो चुकी है कि बिना छल्ला डलवाए, बिना आर्टरी में स्टेंट डलवाए वो खुलेगी ही नहीं, और उसमें एक छल्ला पड़ता है, उस आर्टरी को फैला देते हैं, जिस कारण से आर्टरी ब्लॉक हुई है उस कारण को हम रिमूव नहीं करते। भाई, जिस खान पान के कारण, जिन बाजार के तेलों को खा खा के हमारी आर्टरी ब्लॉक हुई है, एक आर्टरी ब्लॉक हो गई, हमने उस आर्टरी में छल्ला डलवा लिया, स्टेंट डलवा लिया, हम दवाइयां रेमेप्रिल खा रहे हैं, एटोरवेस्टेटिन खा रहे हैं, जो दवाइयां खून पतला करने वाली, बीपी को कम करने वाली वो दवाइयां, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयां चल रही हैं, एस्प्रिन चल रहा है, एटोरवेस्टेटिन चल रहा है, रेमेप्रिल चल रहा है, ये दवाइयां चल रही हैं। तो क्या हम, जिस कारण से एक आर्टरी ब्लॉक हुई है, क्या अगर कारण को हम नहीं छोड़ेंगे, क्या दूसरी आर्टरी ब्लॉक नहीं हो सकती? दूसरी आर्टरी भी ब्लॉक हो सकती है यदि हमारा खान पान नहीं बदलेगा, यदि हम अपने घर का तेल नहीं बदलेंगे, यदि हम बाजार की चीजें पाम ऑयल युक्त हम नमकीन खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, उनको अगर हम नहीं बदलेंगे तो दूसरी आर्टरी भी ब्लॉक हो सकती है। कारण पे जाइए, पहली आर्टरी ब्लॉक क्यों हुई, पहली आर्टरी ब्लॉकेज का कारण क्या है? तो पता चलता है कि पहली आर्टरी ब्लॉक का कारण हमारा भोजन है। हम अपने भोजन को ठीक करें, हम अपने तेल को ठीक करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्राउंड नट ऑयल बहुत अच्छा होता है। आज हमारी चर्चा हो रही थी, कोई हमसे पूछ रहा था व्यवहारी में, हमने कहा ग्राउंड नट ऑयल तो अच्छा होता है, लेकिन उस ऑयल में ओरिजिनल नहीं पाया जाता, उस ऑयल में ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल केवल राइस ब्रांड में पाया जाता है। अब ओरिजिनल का क्या काम होता है? ओरिजिनल का काम ये होता है, जो आपकी हमारे हार्ट की आर्टरी अभी 20% ब्लॉक है, किसी की 30% ब्लॉक है, किसी की 40% ब्लॉक है, किसी की 70% ब्लॉक हो गई है। वो जो छोटी आर्टरी ब्लॉक हुई है, अभी ब्लॉकेज का रेशियो कम है, तो वो ओरिजिनल उस रेशियो को धीरे धीरे, उस ब्लॉकेज को बाइल एसिड में कन्वर्ट करेगा। उस आर्टरी के अंदर जो एलडीएल जम गया है, जो कोलेस्ट्रॉल जम गया है, उस जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में घोल देगा, और घोल करके धीरे धीरे आर्टरी की सफाई करेगा, ब्लड के माध्यम से उस कोलेस्ट्रॉल को शरीर के बाहर निकाल देगा। तो भविष्य में अगर आप 30% आर्टरी ब्लॉक है, तो धीरे धीरे करके वो क्लीन हो जाएगी, नीट हो जाएगी वो आर्टरी। किसी की 80% है, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा उसको सफाई करने में,
अरे घर में कचरा ज्यादा है तो सफाई थोड़ा करने में कठिनाई होगी, अगर घर में कचरा कम है तो जल्दी सफाई हो जाएगी। तो आरटी में अभी कम कचरा जमा हुआ है, आरटी अभी कम ब्लॉकेज है, 20 या 30% है। जब 80% हो जाएगी तो ब्लॉकेज को हटाने में, उस कचरे को साफ करने में समय तो लगेगा। अभी आप 2-2 कैप्सूल में काम चला रहे हैं 2 बार, तो फिर 2-2 कैप्सूल 3 बार लेना पड़ेगा। कचरा ज्यादा है तो लेबर ज्यादा लगाना पड़ेगा, मिस्त्री ज्यादा लगाना पड़ेगा, सफाई थोड़ा तेजी से करना पड़ेगा, जिस कारण से उस कचरे को हम साफ कर सके और आरटी को हम सेफ जोन में कर सके, आरटी को हम सुरक्षित कर सके। तो हार्ट में अगर टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, उसको गामा ओरिजिनल के माध्यम से उसकी हम सफाई कर देते हैं, उस टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देते हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स जो निकलते हैं, जितने भी बीमारी का कारण है फ्री रेडिकल्स, वो फ्री रेडिकल्स जो हम भोजन करते हैं, जो हम दवाइयों का सेवन करते हैं, जो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन होता है, उससे फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। और फ्री रेडिकल्स जाके जिस पार्ट में जमा होते हैं, जिस सेल्स में जाके जमा होते हैं, उस सेल्स को डैमेज करते हैं, हार्ट को डैमेज करते हैं। लीवर में जाके जमता है तो फैटी लीवर करा देते हैं, फैटी लीवर फर्स्ट ग्रेड में हो जाता है। फिर अगर हम उसका निदान सेवन करते रहे, जिस कारण से टॉक्सिन्स फैटी हुआ हमारा लीवर, टॉक्सिन के कारण निदान सेवन करते रहे तो सेकंड ग्रेड में हो जाएगा फैटी लीवर, फिर थर्ड ग्रेड में जाएगा। फिर इसके बाद भी हम नहीं चेते, अपने आप को नहीं सुधारे, हम सोचे कि हम वही तेल खाते रहेंगे, तो फाइब्रोसिस में चला जाएगा हमारे लीवर। फिर फाइब्रोसिस में भी हम अपने आप को नहीं चेंज किए तो सिरोसिस होगा, और लास्ट में लीवर फेलुअर की कंडीशन या कार्सिनोजेनिस लीवर हो जाएगा, जिसका कोई फिर दुनिया में इलाज नहीं। इतना महत्वपूर्ण लीवर जिसको हमने खत्म कर दिया खान पान करके, बाजार की चीजें खा खा के हमने अपने लीवर को खत्म कर दिया। तो ये टॉक्सिन्स अगर लीवर में जाते हैं तो फैटी लीवर कराते हैं। यही टॉक्सिन्स जब हमारे पैनक्रियाज में जाते हैं तो हमारे बीटा सेल्स जो इंसुलिन निकालने का काम करते हैं, उन बीटा सेल्स को डैमेज करते हैं। और जब बीटा सेल्स डैमेज होते हैं तो इंसुलिन नहीं निकलता, और जब इंसुलिन नहीं निकलता तो हम जो भोजन ले रहे हैं, उस भोजन से जो ग्लूकोज मिल रहा है, तो ग्लूकोज जितना हमारे शरीर को चाहिए वो तो हम ले लिए, लेकिन जो बचता है तो इंसुलिन उसको ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके हमारे लीवर में स्टोर करता है, और जैसे जरूरत पड़ती है तो फिर से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करके शरीर को एनर्जी देता है। तो जो ये प्रक्रिया लीवर में स्टोर करने की है वो हमारा इंसुलिन का काम है। इंसुलिन अगर कम है, हमारे बीटा सेल्स कम काम कर रहे हैं या डिस्ट्रॉय हो गए या खराब हो गए, तो इंसुलिन का निर्माण नहीं होगा और डायबिटीज होगी। फिर डायबिटीज अगर हो गई तो फिर हम डॉक्टर के पास चेक कराने जाते हैं, तो शुगर लेवल जब बड़ा मिलेगा तो कहते हैं डॉक्टर साहब दवाई लिख दीजिए, तो डॉक्टर साहब मेटफॉर्मिन लिख देते हैं। फिर मेटफॉर्मिन कुछ दिन तक चलती है, फिर वो भी काम नहीं करती तो फिर ग्लिमेप्राइड देते हैं। फिर ग्लिमेप्राइड 1 mg की चलती है, फिर 2 mg की चलती है, फिर कुछ दिन बाद ग्लिमेप्राइड भी काम नहीं करती तो मेटफॉर्मिन, ग्लिमेप्राइड और फिर पायोग्लिटाजोन चलता है, फिर सिटाग्लिप्टिन चलने लगता है, फिर एकॉर्बोस चलता है, बोल्गीबोस चलता है। ये दवाइयां कुछ दिनों बाद काम नहीं करती, गोलियां से शुगर हमारा कंट्रोल ही नहीं होता, कितनी भी टैबलेट खिला दो वो शुगर कंट्रोल ही नहीं होगा। फिर डॉक्टर बोलते हैं आपकी शुगर अब रेजिस्टेंट हो गई है, दवाइयां काम नहीं कर रही, अब इंसुलिन लगाओ। और जब इंसुलिन लगते हैं तब शुगर कंट्रोल होती है, और धीरे धीरे दवाइयां खा खा के हमारा लीवर भी खराब होने लगता है, किडनी भी खराब होने लगती है, क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, यूरिया बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे किडनी डायलिसिस में चली जाती है। शुगर अगर हो जाए तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंख की रोशनी कमजोर हो जाती है। शुगर अगर हो जाए तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी की बीमारी होने लगती है। डायबिटिक कार्डियोपैथी, हार्ट की बीमारी होने लगती है, साइलेंट अटैक मारता है शुगर वालों को। और डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, नर्वस सिस्टम धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, नसें काम नहीं करती, नसें कमजोर हो जाती हैं डायबिटीज के मरीज को। तो ये सारी चीजें हमारे टॉक्सिन्स के उत्पन्न होने के कारण बीपी भी हुआ, आपका शुगर भी हुआ, थायराइड अगर हमारा थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर काम नहीं करता, वो टॉक्सिन अगर हमारे हाइपोथैलेमस में जाके इकट्ठा होते हैं और टॉक्सिन्स,
तो हमारे हाइपोथैलेमस के कंट्रोल को प्रभावित करते हैं। हमारे जो थायराइड की ग्रंथि है T4 और T3 और T4 जहां से रिलीज होता है, TSH हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, इन सारी रेशियो को डिस्टर्ब कर देता है। और जैसे TSH बढ़ता है उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। फिर थायराइड की गोली लेना पड़ता है, किसी की 12.5 MCG की गोली चलती है, किसी की 25 की चलती है, किसी की 50 की चलती है, किसी की 75 की, किसी की 100 की, किसी की 125, 150 तक चलती है, 200 MCG तक चलती है गोलियां। और धीरे धीरे ये थायराइड की गोलियां खाते खाते दूसरे मर्ज भी तैयार हो जाते हैं। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो एटोरवेस्टेटिन चलती है, और धीरे धीरे ये हमारे लीवर को, हमारे पूरे सिस्टम को प्रभावित करती हैं। अगर हमारा खान पान ठीक हो जाए, थायराइड क्यों हुआ? हमारे खराब खान पान के द्वारा। जो आप प्रिजर्वेटिव फूड्स हम लोग उपयोग करते हैं, बाजार के फास्ट फूड उपयोग करते हैं, उनके कारण जो उसमें प्रिजर्वेटिव्स और हानिकारक केमिकल्स, MSG, अजीनोमोटो जैसी चीजें डाले जाती हैं, उस कारण से हमारे शरीर के हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। और जब हार्मोन डिस्टर्ब होता है, इंसुलिन डिस्टर्ब होगा तो डायबिटीज बनाएगा, थायराइड डिस्टर्ब होगा, थायराइड वाले हार्मोन डिस्टर्ब हो गए तो थायराइड का निर्माण होगा। अगर हमारे महिलाओं से संबंधित जो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, वो डिस्टर्ब हो गए तो PCOD का निर्माण होगा, PCOS का निर्माण होगा। इन सारी चीजों का जो खेल है भोजन ही है। भोजन को अपने को ठीक करना है। भोजन अगर हमारा ठीक हो जाए, आहार अगर ठीक हो जाए तो सारी चीजें ठीक हो जाती है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये शरीर के स्तंभ हैं, उपस्तंभ हैं। आहार, हमारी निद्रा होनी कैसी होनी चाहिए, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसे होनी चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर में कोई बीमारियां ना आए। इसलिए टॉक्सिन्स को शरीर से निकालना है। अगर जहर शरीर में पड़ा है तो आज नहीं तो कल वो बीमारी पैदा करेगा। जहर को जितना जल्दी शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, उस टॉक्सिन्स को सेल्स के अंदर जो हमारे बीमारियां पैदा करने वाले टॉक्सिन्स है, जो जम गए हैं हमारे भोजन के माध्यम से, हमारे पानी के माध्यम से, हमारे हवा के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से, भोजन में पेस्टिसाइड, भोजन में जो आप रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जो सब्जियों में हम रासायनिक चीजें डालते हैं, उन कारण से जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जम गए हैं, उन टॉक्सिन्स को निकालें कैसे? उन टॉक्सिन्स का निकालने का तरीका क्या है? कैसे हम उस सेल्स के अंदर जाएंगे? किसी चिमटी से वो नहीं निकल सकता, किसी सर्जरी से वो टॉक्सिन्स नहीं निकल सकते, क्योंकि शरीर में 1 खरब से ज्यादा कोशिकाएं हैं, और वो सारी कोशिकाएं छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। सबसे शरीर की छोटी इकाई होती है सेल, सेल से बड़ा होता है टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी का निर्माण होता है। तो जो सबसे छोटी इकाई सेल है, उसी सेल में हमारे टॉक्सिन्स है, और इस सेल से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसका नाम होता है न्यूट्रीचार्ज बायोएज। न्यूट्रीचार्ज बायोएज के माध्यम से ये 3 तरह से काम करता है। पहला काम ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। पहला काम डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। जो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जम गए हैं, हमारे भोजन के माध्यम से, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से, फास्ट फूड के माध्यम से जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर के सेल्स में जम गए हैं, हमारे आंखों में जम गए हैं, हमारे हार्ट में जम गए हैं, हमारे किडनी में, लीवर में, पैनक्रियाज में, शरीर के प्रत्येक ऑर्गन्स में जो टॉक्सिन्स जमे हैं, उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का, उस टॉक्सिन्स को खींचता है और खींच के बाहर निकालता है यूरिन के द्वारा से, पेशाब के रास्ते से, आपके स्टूल के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, सलाइवा के माध्यम से, आपके स्किन के द्वारा वो शरीर से बाहर टॉक्सिन्स को निकालता है न्यूट्रीचार्ज बायोएज। उसमें ईगल मार्मेलस है, ऐसे उसमें हर्ब्स हैं, एजा डायरेक्टा इंडिका है, ऐसे हर्ब्स हैं जो हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर करने का काम करते हैं। ये कितने दिन में टॉक्सिन्स हो जाते हैं बाहर? अगर साल में 3 महीने, अगर साल में 3 महीने आपने न्यूट्रीचार्ज बायोएज का सेवन किया तो ये सारे ऑर्गन्स के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करेंगे।
धीरे धीरे वो टॉक्सिन खींच खींच के बाहर कर देंगे। और जब हमारे शरीर से जहर बाहर चला जाएगा, टॉक्सिन्स बाहर चले जाएंगे, जिस कारण से भविष्य में बीमारी होने वाली है, जिस कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जिस कारण से भविष्य में डायबिटीज होगा, जिस कारण से भविष्य में कैंसर होगा, जिस कारण से भविष्य में फैटी लीवर होगा, जिस कारण से भविष्य में आंखों की बीमारी होगी, वो सारी बीमारियों को हमारा ये न्यूट्रीचार्ज बायोएज वो टॉक्सिन्स को निकाल देगा। भविष्य में ऐसी बीमारी से हम अपने आप को बचा लेंगे। एक टैबलेट लेना है भोजन के आधा घंटे बाद, रात में एक टैबलेट दिन रात के एक बार लेना है, जिससे हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का पहला काम। दूसरा काम हमारा न्यूट्रीचार्ज बायोएज का, ये लीवर में काम करता है, क्योंकि लीवर शरीर का बहुत बड़ा ऑर्गन है। लीवर शरीर के लिए एक ऐसा ऑर्गन है जो लगभग 500 तरह के काम करता है। कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण और निर्माण दोनों लीवर करता है। जब हम भोजन लेते हैं उससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल दोनों का निर्माण हमारा लीवर करता है। अगर हम बायोएज ले रहे हैं तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण तो करेगा, लेकिन बुरे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कम कर देगा। यह हमारा न्यूट्रीचार्ज बायोएज के कारण होता है। क्या करके लीवर करता है, हमारे शरीर में एनर्जी लीवर देता है। आप देखें, अगर कभी आपको पीलिया हो जाए, लीवर आपका कमजोर हो जाए, लीवर आपका खराब हो जाए, तो शरीर में थकान लगती है, कमजोरी लगती है, भूख नहीं लगती, उल्टी होने लगती है, उबकाई आती है, थकान लगती है, डायरिया होता है। अगर लीवर खराब है तो दस्त जाने लगता है, भोजन का पाचन प्रॉपर नहीं होता। ये सारे लक्षण हमारे लीवर की खराबी के कारण है। अगर हम न्यूट्रीचार्ज बायोएज ले रहे हैं तो हमारा लीवर बिल्कुल फ्रेश बना रहेगा। यह लीवर की सर्विसिंग कर देगा, हमारे लीवर को सर्विसिंग कर देगा। जो भी लीवर के अंदर गंदगी है उस गंदगी को साफ सुथरा कर देगा, एक बार फ्रेश कर देगा लीवर, और हमारे शरीर की बायोलॉजिकल एज फिर से हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी, और बायोलॉजिकल एज फ्रेश हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिस व्यक्ति की बायोलॉजिकल एज जितनी कम होती है वो व्यक्ति उतना ज्यादा लंबे समय तक जीता है। इसलिए हर व्यक्ति की बायोलॉजिकल एज कम होनी चाहिए। तीसरा काम हमारा बायोएज करता है, तीसरा काम हमारे आंतों को ठीक करता है। जो भी हम भोजन लेते हैं मुंह के द्वारा वो हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद हमारी आंतों से एब्जॉर्ब होता है, हमारे आंतों के द्वारा अवशोषित होता है। अच्छी चीजें अवशोषित हो जाती है, वेस्ट प्रोडक्ट स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अगर आते हमारे काम नहीं कर रही, बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब खाते तो अच्छा है, काजू खाते, बादाम खाते, पिस्ता खाते, अखरोट खाते, पता नहीं क्या क्या अच्छी अच्छी चीज खाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में ही नहीं लगता। बच्चे को सब खिलाते हैं लेकिन बच्चा तो उसी तरह दुबला पतला है, उसके शरीर में तो लग ही नहीं रहा। भैया उसकी आंतें, उनका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा। जो आप भोजन दे रहे हो बच्चे को, जो आप बढ़िया अच्छी चीजें खा रहे, पौष्टिक चीजें, वो आंतों के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो रही, आंत उसको शोषित नहीं कर पा रही, आंत की क्षमता कमजोर हो गई है, आंतों के अंदर टॉक्सिन्स पैदा हो गए हैं, आंतों के अंदर म्यूकस की लेयर चढ़ी हुई है, जिस कारण से एब्जॉर्प्शन नहीं होता। जैसे खाते हैं वैसे स्टूल के द्वारा बाहर निकल जाता, वो पोषक तत्व तो आपके शरीर में लगते ही नहीं है। ये न्यूट्रीचार्ज बायोएज हमारे शरीर के एब्जॉर्प्शन क्षमता को बढ़ाता है। जो आंतों के अंदर म्यूकस चिपक गया है, जो आंतों के अंदर गंदगी चिपक गई है, उस चिपकी हुई गंदगी को, उस म्यूकस को आंतों को फ्रेश करता है, उसको स्क्रब करके उस आंतों को क्लियर करता है और स्टूल के माध्यम से हमारे बाहर निकाल देता है। तो आंतें फ्रेश हो जाती हैं, और जब आंतें फ्रेश हो जाती है तो जो भी हम भोजन लेते हैं, जो भी हम आहार सेवन करते हैं, वो प्रॉपर आंतों के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और हमारे शरीर में लगता है। इसलिए पहले न्यूट्रीचार्ज बायोएज देना है लोगों को। जिनकी उम्र 14 साल से ज्यादा है, न्यूट्रीचार्ज बायोएज तो आंतों को फ्रेश करेगा, हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर करेगा, हमारे लीवर को फ्रेश करेगा। अगर ये तीन चीजें हमारे शरीर में फ्रेश हैं, क्योंकि ये मशीन है, मशीन ये शरीर का इंजन है। जिस तरह गाड़ी को सर्विसिंग करने के लिए मिस्त्री के पास ले जाते हैं और मिस्त्री से बोलते हैं भैया अच्छा वाला इसमें इंजन ऑयल डालना, अच्छे से सर्विसिंग करना, एक अच्छा मिस्त्री ढूंढते हैं, उस 1 लाख की गाड़ी की हमको इतनी चिंता है,
जब 3000 किलोमीटर चल जाती है उसकी सर्विसिंग कराते हैं अच्छे मिस्त्री से, कहते हैं कि इसमें बढ़िया से सर्विसिंग करना जिससे धुआं हुआ न दे, इसका एवरेज बढ़िया बना रहे, इसके जो कल पुर्जे हैं खड़खड़ाए नहीं, इसके पार्ट्स बढ़िया काम करें। अब ये हमारी गाड़ी अमूल्य है, जो ये शरीर रूपी गाड़ी है अमूल्य है, इसमें जो इंजन ऑयल मिलता है डाल लेते हैं, इसमें सोयाबीन का तेल मिला उसको डाल लिए, महाकोष मिला उसको डाल लिए, पाम ऑयल मिला उसको डाल लिए, सरसों का तेल मिला उसको डाल लिए। अरे भैया, यदि वो गाड़ी 1 लाख की मिट्टी के तेल से चला उस गाड़ी को, जो पेट्रोल से गाड़ी चलती है उस पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी को मिट्टी का तेल डाल के चलाओ, कितने दिन चलेगी? ये हमारी गाड़ी अमूल्य है और इसमें हम पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं, इसमें ऐसे तेल डाल रहे हैं, क्या इसकी गाड़ी खराब नहीं होगी? अगर वो लोहे की गाड़ी मिट्टी के तेल डालने से खराब हो जा रही है तो क्या ये गाड़ी खराब नहीं होगी? जो मन पड़ता है वही इस शरीर में डाल देते हैं। इसका लीवर खराब हो रहा है, इसका इंजन खराब हो रहा है, आंतें खराब हो रही हैं, हमारा हार्ट खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम खराब तेल डाल रहे हैं। हमको फ्रेश तेल डालना है, राइस ब्रांड, जिसमें ओरिजिनल की मात्रा होती है सबसे ज्यादा 1500 mg। हेल्थ गार्ड, उस तेल को आप डालिए अपने पूड़ी के माध्यम से, पराठे के माध्यम से, सब्जी के माध्यम से। अगर नहीं खा सकते तो पानी में डाल के उसको पीजिए। वो तेल अगर हमारे शरीर में जाएगा, हमारी आंतों को फ्रेश करेगा, हमारे लीवर को फ्रेश करेगा, हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। हमारे जो छोटे छोटे ऑर्गन हैं ग्रीसिंग करते हैं, जब गाड़ी की सर्विसिंग होती है तो मिस्त्री ग्रीस डालते हैं। ये हमारे शरीर के पार्ट्स जितने भी हैं, चाहे वो हार्ट हो, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे आई हो, पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, सारे पार्ट्स में जो ऑयलिंग का काम करता है वो हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल है। और न्यूट्रीचार्ज बायोएच के माध्यम से टॉक्सिन्स निकलते हैं। ऑयलिंग का काम हमारा हेल्थ गार्ड करता है। और गामा ओरिजिनल जिसके अंदर है, उस तेल के अंदर केवल हेल्थ गार्ड ही एक ऐसा तेल है जिसमें ओरिजिनल जैसी चीज होती है। और ओरिजिनल के माध्यम से अगर ओरिजिनल किसी के शरीर में जा रहा है तो वो हार्ट अटैक को रोकता है, प्रोटेक्ट करता है। ओरिजिनल हमारे शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के और हमारे शरीर के इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करता है ओरिजिनल। ओरिजिनल के बहुत सारे लाभ हैं। अभी डॉक्टर राहुल स्टेटमेंट आया था कि हमारे कैंसरस सेल शरीर के अंदर कहीं बने हैं अगर, तो हमारे शरीर के अंदर एनके सेल्स को एक्टिवेट ओरिजिनल कर देता है, जिस कारण से कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करता रहता है। धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं कैंसरस सेल अगर कोई ओरिजिनल यूज कर रहा है। और गामा ओरिजिनल की कैप्सूल भी हम साथ में ले सकते हैं। इस तरह से वो पूरे हमारे शरीर की अगर बात किया जाए, होल बॉडी की संरचना की अगर बात किया जाए, हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की बात किया जाए, तो वो न्यूट्रीचार्ज बायोएज अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर की सर्विसिंग करता है और हमारे शरीर को फ्रेश कर देता है। तो तेल और बायोएज ये हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। तो निश्चित रूप से ये 2 प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि समय बहुत हमने ले लिया, बहुत समय हो गया है, हमको समय का पता ही नहीं चला कि इतना हो गया। अभी हम घड़ी देखे